हेलो दोस्तों। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। हमने जो जनगणना थी उसमें हमने अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में भी पढ़ लिया था। तो अब हम जो अनुसूचित जनजाति है उसमें हम जौनसारी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जौनसारी। सबसे पहले हम जौनसारी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे जो जौनसारी जनजाति के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो जौनसारी जनजाति कहाँ निवास करती है? जौनसारी जनजाति ज़्यादातर हमें देहरादून में मिलेगी। कहाँ? देहरादून में मिलती है। तो देहरादून में ही सबसे ज़्यादा निवास करती है। देहरादून का एक चक्राता, जैसे हो गया चक्राता, हो गया त्यूनी, हो गया कालसी, हो गया लाखा मंडल, हो गया, ठीक है, लाखा मंडल हो गया, यहाँ ही निवास करती है। चक्राता त्यूनी कालसी वाला क्षेत्र जो है ये जौनसार भावर क्षेत्र बोला जाता है। कौन सा क्षेत्र? जौनसार भावर क्षेत्र बोला जाता है। जौनसार भावर क्षेत्र बोला जाता है। कौन सा? चक्राता त्यूनी कालसी वाला क्षेत्र। तो जो जौनसारी लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ निवास करते हैं। अब जौनसारी लोग अपने आप को ये मंगोल और डोमो प्रजाति के मिलते हैं। कौन से? मंगोल वो डोमो प्रजाति के इनमें लक्षण मिलते हैं। मंगोल और डोमो प्रजाति के इनमें लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, मंगोल और डोमो प्रजाति के इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। यह जनजाति जो है खसास वर्ग, कौन सा? खसास वर्ग, कारीगर वर्ग और हरिजन खसास, और कारीगर और हरिजन खसास वर्ग में क्या है? विभाजित है। अब जो खसास वर्ग में आते हैं उसमें ब्राह्मण व राजपूत आते हैं। कौन आते हैं खसास वर्ग में? ब्राह्मण व राजपूत। और कारीगर वर्ग में लोहार सोनार जैसे आते हैं। लोहार हो गया, सोनार हो गया, ये सब जनजाति। और हरिजन खसास वर्ग में डोमा, कोल्टा, काली जैसी जनजाति आती है। डोमा, कोल्टा, काली जैसी जनजाति आती है। तो ये होते हैं इनकी जनजाति से रिलेटेड। अब इनका जो शासन चलता है वो कैसा शासन होता है? पितृसत्तात्मक इनका शासन होता है। इनके जो परिवार में शासन चलता है, परिवार में लोग पितृसत्तात्मक शासन चलता है। मतलब परिवार में जो सबसे बड़ा है वहाँ पिता का दर्जा है और पिता के ही बात यहाँ पे ज़्यादातर मानी जाती है। मतलब पितृसत्तात्मक शासन जिसे हम कह सकते हैं। पहले अब ये जो हमारा जौनसारी है तो जौनसारी लोग में जो पहले विवाह प्रचलित था वो था बहुपति विवाह। क्योंकि जो जौनसारी लोग हैं ना, वो जो देहरादून के जौनसारी हैं वो अपने आप को पांडव का वंशज मानते हैं। अब पांडव के वंशज में जो वो है, पांडव के वंशज में जो है हमारे जो पांडव हैं वो 5 पांडव, एक पत्नी के 5 पांडव पति थे। तो इस वजह से मेरे ख्याल से बहुपति विवाह यहाँ पहले प्रचलित हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ जो है बेवी की, कौन से? बेवी की, बाई दो दी की, बोई दो दी की, बेवी की, बोई दो दी की और बाज दिया टाइप की विवाह प्रचलित है। जिसमें बाजदिया विवाह बहुत ही शान शौकत वाला विवाह इनमें देखने को मिलता है। शादी से पहले लड़की को बोला जाता है धयंती। शादी से लड़की को धयंती बोला जाता है और शादी के बाद लड़की को रयांती बोला जाता है। रयांती यहाँ पे बोला जाता है। और इनका जो प्रमुख देवता इनके महासु हो गए, चोलदा हो गए, बोठा हो गए, पवासी हो गए, ये इनके प्रमुख देवता हैं। जिसमें महासु देवता सबसे प्रमुख देवता है और कहा जाता है महासु देवता विष्णु, महासु को महाशिव भी बोलते हैं और विष्णु जी के 5 अवतार हैं। विष्णु जी के 5 अवतार के रूप में इन्हें बोला जाता है। और इनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो हनोल है। हनोल प्रमुख तीर्थ स्थल इनका देखने को मिलता है। तो देहरादून के जौनसारी हैं वो अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं और इनके प्रमुख देवता 5 पांडव हो गए और पंचमाता कुंती भी है। ठीक है, हनोल इनका प्रमुख तीर्थ स्थल होता है। और इनकी जो प्रमुख त्यौहार हैं उसमें जो बैसाखी है, बैसाखी को ये बस्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिस्सू। बैसाखी को बिस्सू ये लोग बोलते हैं। बैसाखी को बिस्सू बोलते हैं। और विजयदशमी को क्या बोलते हैं? विजयदशमी को ये पायंता त्यौहार बोलते हैं, पायंता। और दिवाली को दियाई बोलते हैं, दिवाली को दियाई। और दशहरे को क्या बोलते हैं? दशहरे को ये लोग पंचाई बोलते हैं। दशहरे को पंचाई ये लोग बोलते हैं। अब जो दिवाली होता है वो राष्ट्रीय माह से, इनके यहाँ जो दिवाली है वो जो राष्ट्रीय माह की दिवाली है, उस दिवाली के राष्ट्रीय माह से ठीक 1 माह बाद दिवाली मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय दिवाली से ठीक 1 माह बाद ये दिवाली मनाते, जो भी राष्ट्रीय दिवाली होगी उससे ठीक 1 माह बाद ये दिवाली मनाएंगे। ठीक है, तो ये दिवाली। और दिवाली में क्या करते हैं? ये लकड़ी का होला जलाते हैं।
कौन सी लकड़ी? भीमल की लकड़ी का, भीमल की लकड़ी का होला ये लोग जलाते हैं। ठीक है, विजयदशमी को ये लोग पायंता कहते हैं। एक यहाँ पे कौन सा त्यौहार होता है? जांगड़ा त्यौहार होता है। बहुत प्रमुख त्यौहार है इनका ये जांगड़ा त्यौहार, बहुत आता है पेपरों में। जांगड़ा त्यौहार किस जनजाति से संबंधित है? वो है जौनसारी जनजाति से। क्या होता है जांगड़ा त्यौहार में? जांगड़ा त्यौहार में जो महासु देवता है, उस महासु देवता को टोंस नदी पे स्नान कराया जाता है। टोंस नदी पे स्नान कराया जाता है। एक जांगड़ा त्यौहार हो गया, और एक नुणाई त्यौहार भी इनका है। कौन सा त्यौहार? नुणाई। नुणाई त्यौहार वहाँ मनाया जाता है जहाँ भेड़ पालन ज़्यादा होता है, उस क्षेत्र में ज़्यादा नुणाई त्यौहार मनाया जाता है। जो जांगड़ा त्यौहार है वो भादो महीने में मनाया जाता है, और जो नुणाई त्यौहार है वो सावन के महीने में मनाया जाता है। ये भी हमने इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, जन्माष्टमी ये अठोई के रूप में मनाते हैं। जन्माष्टमी, जो जन्माष्टमी है वो किसके रूप में? अठोई त्यौहार के रूप में ये लोग मनाते हैं। यहाँ बहुत सारे मेले और लगते हैं जिन्हें ये लोग मोड़ कहते हैं, जिसमें एक मछलियाँ मोड़ भी होता है। कौन था? मछ मोड़, जिसमें पाउडर डाल के मछलियों को मारने वाला मेला होता है। एक जतरियाडो मोड़ भी कहते हैं, एक जतरियाडो मोड़ होता है। जतरियाडो मोड़ बहुत ही फेमस है ये हर 25-26 सालों में एक बार होता है। 25-26 सालों में एक बार होता है जतरियाडो मोड़। इस मेले में क्या होता है? बहुत बड़े खेतों को मिलाकर क्या करते हैं? एक बड़ा मेला ये लोग करते हैं। ठीक है, जतरियाडो मोड़। उसके बाद अगर मैं इनके प्रमुख लोक नृत्य कहूँ, जैसे हारुल इनका परात नृत्य है, हारुल भी है। एक तांदी हो गया, बहुत फेमस है तांदी। मरोज बहुत फेमस है, मरोज। रासो बहुत फेमस है, रासो, मरोज, तांदी, हारुल। ठीक है, एक रेणा रात भी है, रेणा रात, और एक पौड़ाई करके भी है। ये भी इनके फेमस जो नृत्य हैं वो सब हैं। ठीक है, रेणा राट, रासो, पौड़ाई, तांदी, मरोज और हारुल। ठीक है, और भी हैं लेकिन ये ज़्यादा फेमस हैं तो यही बता रहा हूँ। तो ज़्यादातर पेपर में यही इनमें से ही आता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं इनके बोलूँ, इनमें जो वो है पंचायत व्यवस्था है, उसमें कौन सी है? उसमें जो पंचायत व्यवस्था है, गांव की पंचायत की जगह यहाँ पंचायत नहीं होती, यहाँ खुमरी नामक समिति होती है। खुमरी नामक समिति में जो प्रमुख जो होता है, जो खुमरी प्रमुख होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्राम सयाणा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राम सयाणा बोला जाता है। खुमरी नामक एक पंचायत समिति होती है, यहाँ में ग्राम सयाणा बोला जाता है। खुमरी से ऊपर भी एक होती है जिसे खत खुमरी कहते हैं। क्या कहते हैं? खत खुमरी कहते हैं। और उसमें जो प्रमुख होता है उसे खत सयाणा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खत सयाणा बोला जाता है। तो ये सब था जौनसारी से रिलेटेड प्रमुख व्यक्ति भी हैं, वो भी हमें पढ़ने चाहिए। तो जिसमें पहला व्यक्ति का नाम आता है वीर केसरी चंद। बहुत फेमस व्यक्ति हैं वीर केसरी चंद। इनका जन्म कब हुआ था? वीर केसरी चंद का जन्म 1920 में हुआ था। कहाँ हुआ था? चक्राता में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनको क्या हुआ? ये आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थे, और 3 मई 1945 को इनको फांसी दे दी गई थी। इसलिए 3 मई को जो चक्राता क्षेत्र है वहाँ केसरी चंद के उसमें बलिदान दिवस पर मेला लगता है। 3 मई को चक्राता क्षेत्र में मेला लगता है। ठीक है, बलिदान दिवस पर। और इनके जो प्रमुख, जो जौनसारी के प्रमुख प्रथम समाज सेवी कौन थे? जौनसारी के प्रथम जो समाज सेवी हैं उनका नाम था, क्या था? केदार सिंह। क्या नाम था? केदार सिंह। और जौनसारी में राजनीतिक जागरूकता का जनक कौन था? राजनीतिक जागरूकता का जनक जो था उसका नाम था कौन? गुलाब सिंह। क्या था? गुलाब सिंह था। और जौनसारी में जो जौनसार के प्रथम कवि थे वो कौन थे? पंडित शिवराम जौनसार के प्रथम कवि थे। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है वीर केसरी इनकी प्रमुख रचना है, ये भी याद रखना है, पंडित शिवराम की। और जौनसारी के प्रथम ये हो गए। फिर उसके बाद जौनसारी के जो प्रथम कवि ये हैं, लेकिन जौनसारी के आधुनिक कवि कौन है? जौनसारी के जो आधुनिक कवि हैं वो हैं रतन सिंह जौनसारी। कौन है? जौनसारी के जो आधुनिक कवि हैं वह हैं रतन सिंह जौनसारी ये आधुनिक कवि हैं। और जौनसारी के संगीत के जनक भी एक हैं जिनका बहुत फेमस नाम है नंदलाल भारती जौनसारी के संगीत के जनक हैं। भारतीय जौनसार रत्न से सम्मानित भी हैं नंदलाल भारती। तो किस के व्यक्ति के नाम बताए? वीर केसरी चंद, जिनको 3 मई 1945 को फांसी हो देगी। जौनसार में राजनीतिक जागरूकता जनक गुलाब सिंह, जौनसार के प्रथम कवि पंडित शिवराम, जौनसार के आधुनिक कवि
रतन सिंह जौनसारी, जौनसार के संगीत के जनक नंदलाल भारती, ठीक है। पंडित शिवराम की प्रसिद्ध जो रचना है वो कौन सी, वीर केसरी है, ठीक है। जौनसार के प्रथम कवि ये बोले जाते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है। ये जौनसारी के बारे में पढ़ना है। तो ये जौनसारी से रिलेटेड पूरे डिटेल है जो पेपरों में आता है। तो अब हम पढ़ेंगे थारू जनजाति। ओके, तो थारू के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थारू लोग सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं? थारू सबसे ज़्यादा निवास करते हैं उधम सिंह नगर में, ठीक है। थारू सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। मंगोलों के लक्षण भी इनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। मंगोलों के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। थारू लोग में कैसा विवाह प्रचलित था? थारू में जो पहले बदला विवाह प्रचलित था, थारू में पहले बदला विवाह प्रचलित था। लेकिन अब कौन सा विवाह प्रचलित है? लेकिन अब तीन टिकटी विवाह प्रचलित है। कौन सा? 3 टिकटी विवाह प्रचलित है। थारू में अब 3 टिकटी विवाह प्रचलित है। थारुओं में क्या होता है, अगर लड़की की वहाँ शादी हो रही है तो बात पक्की हो गई तो उसे बोला जाता है पक्की पौड़ी। क्या बोला जाता है? पक्की पौड़ी बोला जाता है। अगर बात पक्की हो गई, अब बात पक्की होने के बाद क्या होगी? सगाई को ये लोग अपना पराया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपना पराया। बात पक्की हो गई, अपना पराया हो गया। उसके बाद डेट निकलेगी, उसे जब डेट निकल जाती है तो उसे बोला जाता है बात कट्टी बोला जाता है। डेट निकल जाती है उसे बात कट्टी बोला जाता है। उसके बाद थारू की शादी हो गई, उसके बाद इनमें एक क्या होता है? चाला प्रथा भी है। चाला प्रथा, ठीक है। चाला प्रथा क्या होती है? इनका गौना होता है, मतलब लड़की की शादी होने के बाद जब लड़की एक दिन के लिए घर आती है, उसके बाद अपने भाई या पापा के साथ वापस चले जाती है। फिर 3-4 महीने बाद जब ये वापस अपने ससुराल आती है तो उस प्रथा को ये बोलते हैं चाला प्रथा कहते हैं। बाय द वे, कभी गौना होने के टाइम पे ये अगर विधवा हो जाए तो उसमें विधवा विवाह भी यहाँ प्रचलित है। विधवा विवाह भी प्रचलित है। कौन सा विवाह? विधवा विवाह भी प्रचलित है, जिसमें ये लोग क्या करवाते हैं? लठ भरुआ भोज करवाते हैं। फिर थारू में अगर वैसे तो एक पत्नी प्रथा ही प्रचलित है, लेकिन आवश्यकता अनुसार बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। एक पत्नी प्रथा ही प्रचलित है, लेकिन आवश्यकता अनुसार बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। थारू में जो पूजा करता है उसे भरड़ा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? भरड़ा बोला जाता है। और थारू में लहचारी नृत्य भी फेमस है। कौन सा नृत्य? लहचारी नृत्य भी फेमस है। थारू लोग जब त्यौहार होता है तो त्यौहार में होली त्यौहार, ये जो फाल्गुन पूर्णिमा है उससे 1 हफ्ते तक ये होली में करते हैं, जिसमें ये खिचड़ी नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? खिचड़ी नृत्य करते हैं। थारू लोग बजहर नाम का त्यौहार मनाते हैं, जो ज्येष्ठ या बैसाख में मनाया जाता है। बजहर नाम का त्यौहार ज्येष्ठ या बैसाख में बनाया जाता है। ज्येष्ठ या बैसाख माह में बनाया जाता है। थारू लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू लोग में और क्या होता है? एक चढ़ाई त्यौहार भी मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? चढ़ाई त्यौहार भी थारू लोग में मनाया जाता है, ठीक है। और थारू लोग में शासन, जो अगर कहूँ परिवार में, यहाँ महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान मिला हुआ है। थारू को महिलाओं की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को उच्च स्थान मिला हुआ है। तो यहाँ मातृसत्तात्मक शासन भी देखने को मिलता है, पितृसत्तात्मक भी देखने को मिलता है, मातृसत्तात्मक शासन भी देखने को यहाँ पे मिलता है। थारू लोग बहुत सीधे साधे होते हैं और ज़्यादातर ये उधम सिंह नगर में ही हैं। सबसे ज़्यादा ये कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू ही है। और कुमाऊँ क्षेत्र की भी सबसे बड़ी जनजाति हमारी थारू, जो उत्तराखंड की भी सबसे बड़ी जनजाति होती है, ठीक है। थारू के बारे में इतना यही है, और कुछ क्वेश्चन इसमें आते नहीं हैं। थारू के बारे में जो बोला इतना ही पढ़ लो तो काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भोटिया और बोक्सा और राजी जनजाति के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए मुझे फीडबैक दीजिए, मुझे बताइए कि मैं उसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ। बाकी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।